गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बस 1 मिनट बाकी है 8:15 को, फिर शुरुआत कर देते हैं। तब तक आ जाएंगे सभी लोग। तब तक वॉइस इज ओके, आई बिलीव। ओके, सो हाँ, तो क्या हम शुरुआत कर सकते हैं? शैल वी स्टार्ट? सो प्लीज सेटल डाउन। देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लेट अस बिगिन। सो क्या हम शुरुआत कर सकते हैं? चलो। सेट हो जाइएगा फटाफट फटाफट फटाफट। अंकित जी मुस्कुराइए, आप क्लास में हैं। थोड़ा हंस भी सकते हैं अंकित जी, सुबह सुबह हंस के शुरुआत करेंगे तो पूरा दिन अच्छा हो जाता है। चलो, क्या हम शुरुआत करें? ओके, अगर आपको हंसी नहीं आती तो परी देवी को देख लेना है। ओके। ओके, कोई दूसरा रिश्ता निभाने के लिए पहले वाले रिश्ते को तोड़ दिया गया है। कोई बात नहीं, ठीक है। क्या हम शुरुआत कर सकते हैं? ओके, सो हाँ, हेलीकॉप्टर को बंद कर देंगे तो ज्यादा अच्छा है। ओके, सो एसी ऑन है ना? चलो, ऑनलाइन वालों गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है। अंजलि जी, लविशा जी, ईशा, निकिता, अखिल, कुणाल, ऋषभ, शुभम, प्रिंस दुबे जी, सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फेस टू फेस वालों, आपको भी गुड मॉर्निंग। तो क्या हम शुरुआत कर सकते हैं? शुरुआत करेंगे पहले तो कल जो भी हमने डिस्कस किया था उसके रिवीजन से। सो कल हमने अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स के टॉपिक से शुरुआत की थी। अंडर राइटिंग इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले इशू ऑफ शेयर्स की प्रोसीजर के बारे में हमने चर्चा की थी। तो कोई भी कंपनी जब पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स के लिए जाती है तो व्हाट इज द प्रोसीजर दैट इज अडॉप्टेड बाय द कंपनी फॉर इशू ऑफ शेयर्स? इशू ऑफ शेयर्स के लिए कंपनी क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करती है? क्या कोई बता पाएगा? यस, सबसे पहले क्या इशू होता है? प्रॉस्पेक्टस। सो सबसे पहले प्रॉस्पेक्टस इशू करती है कंपनी। प्रॉस्पेक्टस इशू करने के बाद आगे क्या होता है? व्हाट एक्चुअली हैपेंस आफ्टर इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस? यस, प्रॉस्पेक्टस इशू करने के बाद आप वो प्रॉस्पेक्टस पढ़ लेते हो। आप आप ये जानने की कोशिश करते हो कि जिसके लिए हम हमारी कमाई जिस कंपनी के लिए लगा रहे हैं, क्या वाकई वो उसके लायक है? तो प्रोजेक्ट पूरा पढ़ लोगे, ठीक है। सो उसके बाद अगर पूरा प्रोजेक्ट आपको वायबल लगा, फिजिबल लगा, तो आप आपका हार्ड अर्न मनी उस कंपनी में निवेश करने के डिसीजन लेंगे। तो डिसीजन लेते वक्त यू नीड टू फिल एन एप्लीकेशन फॉर्म, यू नीड टू मेक एन एप्लीकेशन टू द कंपनी। कंपनी के पास सारे के सारे एप्लीकेशंस आ जाएंगे और एप्लीकेशंस की होगी गिनती। गिनती होने के बाद कंपनी चेक करेगी क्या मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कंडीशन फुलफिल हुआ या नहीं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? कंपनी ने जितने शेयर्स इशू किए उसमें से कम कितने परसेंट शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आना? 90% शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आना जरूरी है। अगर 90% शेयर्स के लिए एप्लीकेशन नहीं आता है तो क्या कंपनी अलॉटमेंट कर सकती है? नहीं। नहीं तो फिर कंपनी को क्या करना पड़ेगा? यस, कंपनी को जितना भी एप्लीकेशन का पैसा लिया है वो रिफंड करना पड़ेगा। कंपनी कैन नॉट गो विद पब्लिक इशू। इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, द कंपनीज एक्ट
has provided with a remedy to the company. तो कंपनीज एक्ट ने एक रेमेडी दी है, कंपनी को ये कहा है कि बाबा पब्लिक इशू करने से पहले आप किसको अपॉइंट करो, अंडरराइटर्स, ठीक है, एक प्रोफेशनल एक फर्म है, ठीक है, जिनको आप अपॉइंट करो, इनको बता दो पब्लिक इशू होने से पहले ही, ठीक है, देखो हम पब्लिक इशू के लिए जा रहे हैं, इतने शेयर्स इशू कर रहे हैं, इसकी फेस वैल्यू इतनी है, इशू प्राइस इतनी है, अगर इफ इन केस कोई शॉर्टफॉल होता है, अगर इफ इन केस कोई शॉर्टफॉल होता है, तो जितना भी शॉर्टफॉल होगा, हु नीड्स टू मेक गुड द शॉर्टफॉल, अंडरराइटर्स, अंडरराइटर्स नीड्स टू मेक गुड द शॉर्टफॉल, अंडरराइटर जो है वो क्या करेंगे, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ये है कि कंप्लायंसेस जो भी है इशू से रिलेटेड, जो जो कंप्लायंसेस है वो कंप्लायंस कंप्लीट करना ये अंडरराइटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडरराइटर की ये है कि अगर कोई शॉर्टफॉल होता है तो दे विल मेक गुड द शॉर्टफॉल। Okay, so याद रखना, primary responsibility is not to make good the shortfall. The primary responsibility is to help the company along with the compliances relating to Companies Act. Companies Act से related जो भी compliances है, issue से related जो compliances है, वो सारे compliances complete करके देना, issue के लिए company को मदद करना, ये उनकी primary responsibility है। और उसके बाद अगर इशू होने के बाद अगर कोई शॉर्टफॉल रह जाता है तो टू मेक गुड द शॉर्टफॉल इज देयर सेकेंडरी रिस्पांसिबिलिटी। अब ये डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट हमने डिस्कशन किया था, तो क्या कंपनी पब्लिक इशू के बाद अंडरराइटर्स को अपॉइंट करती है या पब्लिक इशू होने से पहले? पब्लिक इशू होने से पहले अगर कंपनी अंडरराइटर्स को अपॉइंट करती है तो क्या उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट इंटर होता है? अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट इंटर करती है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या नाम दें? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अंडरराइटिंग है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जिसमें अंडरराइटर कंपनी का जो भी शॉर्टफॉल है वो इंडेमनीफाई करने का वादा करता है, ठीक है। सो जो भी शॉर्टफॉल होता है वो पूरा का पूरा कौन खरीद लेगा? अंडरराइटर। अंडरराइटर शॉर्टफॉल के लिए पैसे किसी और से लेगा या खुद की जेब से? तो क्या अंडरराइटर के ऊपर रिस्क है या नहीं है? जहां रिस्क है वहां इश्क नहीं, जहां रिस्क है वहां रिवॉर्ड है, ठीक है। सो रिवॉर्ड क्या मिलता है अंडरराइटर्स को? रिवॉर्ड इज द कमीशन। कंपनी अंडरराइटर्स को ये जोखिम उठाने के लिए कमीशन पे करता है। वो कमीशन कैसे कैलकुलेट होता है वो हम सीख लेंगे, लेकिन कमीशन से पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अंडरराइटिंग का सबसे पहला क्लॉज कल की सत्र में डिस्कस किया था, ठीक है। कौन सा क्लॉज था वो? लाइबिलिटी का क्लॉज। लाइबिलिटी अब क्या होती है? लाइबिलिटी दो टाइप की होती है, ऐसा हमने डिस्कस किया। यस, ओके, वेरी गुड, ठीक है। सो दो टाइप की लाइबिलिटी होती है, एक होता है ग्रॉस लाइबिलिटी और दूसरा होता है एक्चुअल लाइबिलिटी, ठीक है। सो ग्रॉस लाइबिलिटी का मतलब क्या है? ग्रॉस लाइबिलिटी में क्या होता है? ग्रॉस लाइबिलिटी में is the maximum liability which the underwriter is required to, yes, make good. Okay, gross liability is decided after public issue or before public issue? ग्रॉस लाइबिलिटी डिसाइड होती है पब्लिक इशू करने से पहले, कि अंडरराइटर पहले से कंपनी को बता देता है भाई पब्लिक एक भी शेयर नहीं खरीदेगा तो मैक्सिमम शेयर्स मैं कितने खरीदूंगा, एक भी शेयर अगर पब्लिक ने नहीं खरीदा तो मैक्सिमम इतने शेयर्स में खरीदने के लिए तैयार हो। ओके, अब एक्चुअल लाइबिलिटी का पता चलती है पब्लिक इशू होने के बाद। पब्लिक इशू होने के बाद पब्लिक ने जितने शेयर्स खरीदे वो हटाने के बाद जो बचे हुए शेयर्स अंडरराइटर्स को एक्चुअली खरीदने हैं, दैट इज एक्चुअल लाइबिलिटी। यहां तक का डिस्कशन शायद सभी को कल समझ में आ गया था। ओके, सो ग्रॉस लाइबिलिटी इज द मैक्सिमम लाइबिलिटी, एक्चुअल लाइबिलिटी इज द लाइबिलिटी व्हिच इज कैलकुलेटेड आफ्टर पब्लिक इशू। चलो, सो उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी लिया था और एक क्वेश्चन शायद मैंने होमवर्क के लिए आपको दिया था। ओके, सो याद है आपको? किया है सभी ने? ओके, लेट्स चेक करते हैं, देखते हैं सभी ने होमवर्क किया है या नहीं। ऑनलाइन वालों, आई बिलीव आप लोगों ने भी होमवर्क किया होगा। अखिल जी, अंजलि जी, शुभम, आयुष, लविशा जी। ओके, सो आप सभी ने, ऋषि पांडे जी, सारिका जी, साकेत शुक्ला जी, अनु शर्मा जी, ओके ओके, सभी ने आई बिलीव होमवर्क किया है। कल के क्वेश्चन का आंसर अब डिस्कस करने की बारी है। सो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, ये क्वेश्चन था जेके लिमिटेड वाला, यही था, यही था, यही था। ओके, सो लेट अस डिस्कस द आंसर ऑफ दिस होमवर्क क्वेश्चन। सो जेके लिमिटेड issued 50,000 shares of face value 10 at rupees 15. Mr. A is appointed as underwriters with 60% liability. Public subscription is for 30,000 shares and you are expected to calculate the liability. अब होमवर्क क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करने से पहले कितने लोग हैं जिन्होंने होमवर्क नहीं किया? नहीं किया, सच सच बताओ, ठीक है। झूठ बोलेंगे तो अटेम्प्ट चली जाएगी। ओके, सो एक जन सच बोल रहा है, भाई साहब आपने भी नहीं किया,
ओके, कल प्रेजेंट थे आप? ओके, फर्स्ट डे है, कोई बात नहीं। श्रेया देवी आपने भी नहीं किया, क्यों देवी जी? कल किसकी याद में डूबे थे देवी जी? ओके, क्या हो गया? भूल गई थी। हाँ हाँ देवी जी, देखो आप, आपकी दिमाग की स्पेस किसी एक को ही दोगे तो दूसरे को भूल जाओगे। मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, आपने सबके ऊपर इक्वल फोकस रखना है, सब्जेक्ट्स के ऊपर। कितने हैं देवी जी सब्जेक्ट्स? मॉड्यूल 2 में 4 है देवी जी, चारों के ऊपर इक्वल फोकस होना चाहिए, नहीं तो नहीं होता है एग्रीगेट। ठीक है, सो ऐसा ना करे, सभी लोग होमवर्क करते जाइए। ओके, सो पहला दिन है इसलिए बख्श देते हैं, नहीं तो याद रखिए जो होमवर्क नहीं करता उसका यहाँ पे मुर्गा बनता है, नहीं तो मुर्गी। क्लास में 15 मिनट तक मुर्गा बनाना पड़ेगा, और एकदम ऐसा पकड़ के, कान पकड़ के नीचे बैठ के मुर्गा, बहुत मुश्किल होता है मुर्गा बनना, तो ये सोच लीजिएगा। ओके, और जिनकी हेयर स्टाइल पहले से मुर्गे जैसे, वो बहुत क्यूट दिखेंगे। ओके सो हाँ ओके सो देवियों और उनकी उनके प्यारे प्यारे भाइयों, याद रखियो रेगुलरली, देखो होमवर्क के पीछे मकसद क्या है, किताब खोलोगे आप, रिवीजन करोगे और बाद में सॉल्व करोगे, इसलिए होमवर्क करना बहुत जरूरी है। जिंदगी में कुछ चीजें ममता जी करना बहुत जरूरी होती है। ओके चलो, अब बात करेंगे हम जेके लिमिटेड ऑनलाइन वालों। ठीक है, अब आपको फिलहाल तो आप लोगों ने, आई बिलीव आप लोगों ने होमवर्क किया होगा, जिन्होंने नहीं किया वो मेरे साथ कर लीजिएगा, होमवर्क सभी लोग करना जरूरी है। ओके, और ये होमवर्क थोड़ा सा अलग टाइप का था, मिस्टेक करते आप ये होमवर्क सॉल्व करते करते, आई बिलीव ये कंप्लीट अंडरराइटिंग वाला केस था या पार्शियल अंडरराइटिंग वाला केस था? इट वाज द केस ऑफ पार्शियल अंडरराइटिंग, जहां पे कंपनी ने अंडरराइटर्स को अपॉइंट किया था, लेकिन अंडरराइटर्स ने, ठीक है, हाँ, सो श्रीवास्तव जी, अंडरराइटर ने क्या सारे के सारे शेयर्स, श्रीवास्तव जी उदास हो आप? नहीं ना? ओके सो ओके सो श्रीवास्तव जी, अब बात ऐसे है, व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स, कितना परसेंट है? वेरी गुड, तो भाई साहब क्या ये कंप्लीट अंडरराइटिंग का कंप्लीट लायबिलिटी वाला क्वेश्चन है या पार्शियल? पार्शियल लायबिलिटी की केस में कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ मतलब क्या होता है जादू जी? हम्म, जितना बोलता है उतना ही करता है, वाह बहुत बढ़िया। ओके चलो, जितना बोलता है उतना करता है, ठीक है। सो हाँ, आपकी भावना को हम समझ गए भाई साहब। ओके, ग्रॉस लायबिलिटी परसेंटेज में सबसे पहले सीरियल नंबर 1 में कितना परसेंट लायबिलिटी है इनकी? 60%। ओके, अब बताइए कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए थे दोस्तों? 50,000। अब 50,000 के कितना परसेंट शेयर्स? 60%। यानी अगर पब्लिक एक भी शेयर नहीं खरीदता तो अंडरराइटर कितने शेयर्स खरीद लेंगे? पूरे के पूरे 30,000 शेयर्स। ठीक है, 50 नहीं, भले ही आपने 50 इशू किए, लेकिन मैंने क्या वादा किया था कि मैं 60% ही खरीद सकता हूं, उतनी मेरी क्षमता है। तो 50,000 के 60% मतलब आता है 30,000। 50,000 के 60% कम्स टू 30,000 शेयर्स। दिस इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द अंडरराइटर व्हिच he had agreed while entering into the contract of underwriting. Okay, but पब्लिक ने कितने शेयर्स खरीद लिए? 30,000। तो क्रेडिट फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन कितना हो जाएगा? 30,000। तो अंडरराइटर की एक्चुअल लायबिलिटी कितनी हो जाएगी? नील। ऐसा लिखने वालों आपने बिल्कुल सही नहीं किया है। ओके, ये गलती होनी चाहिए। ओके, तब जाके सीखोगे कि सही क्या है। ओके, सो यहाँ पे आंसर लविशा अरोरा जी का 12,000 है, अखिल जी का एक्चुअल लायबिलिटी 20,000 है। ओके चलो, पार्शियल वाला कैसे, बाकी किसी ने आंसर नहीं दिया है, ऑनलाइन वालों आपने होमवर्क किया है नहीं, इसका मतलब। ओके चलो, सो दोस्तों देख लो, देख लो, ध्यान देके देखना सुनना, गलती कहाँ हुई है, पूरे पूरे कैलकुलेशन में गलती कहाँ हुई है? एक ही जगह गलती हुई है, सब लोग ध्यान देके सुनना, और उसके पीछे वजह भी मैं बता दूंगा। ओके, पहले समझ लो, बाद में रेक्टिफाई कर लेना। ओके, पब्लिक ने कितने शेयर्स खरीदे हैं? तो अंडरराइटर को पूरे 30,000 शेयर्स का क्रेडिट नहीं मिलता पार्शियल अंडरराइटिंग के केस में, जितना उसका लायबिलिटी है उतना ही उसको क्रेडिट दिया जाता है। तो उसकी लायबिलिटी 60% है, उसकी लायबिलिटी 60% है, तो उसको क्रेडिट भी केवल 60% का ही मिलेगा। ओके, तो 30,000 के 60% यानी कितना क्रेडिट मिलेगा? 18,000। तो उसकी लायबिलिटी कितनी आएगी? 12,000। दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। तो ये आंसर देने वाला कोई है कोई? यस, लविशा अरोरा जी ने दिया था 12,000 शेयर्स। उसके अलावा यहाँ पे किसी ने आंसर कैलकुलेट, ममता जी ने। ओके देवी जी, आपका नाम?
साक्षी जी ने भी करेक्ट आंसर कैलकुलेट किया, ठीक है। सो बाकी सबसे गलती होने की उम्मीद थी, बिल्कुल निराश मत होना, ठीक है। सो कट करके आंसर को रेक्टिफाई करना, लेकिन ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ रेक्टिफाइंग इट यू नीड टू आस्क मी फ्यू क्वेरीज, दिस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। ऐसा क्यों सर? ठीक है, आपने ऐसा बताया, हम ऐसा कर लेंगे, लेकिन इसके पीछे कोई लॉजिक है क्या? इसके पीछे कोई लॉजिक है क्या? नहीं, क्या सर लॉजिक में हमें जरूरत नहीं है लॉजिक की सर, हमने लॉजिक के लिए थोड़ी ना फीस भरा है, आंसर के लिए फीस भरा है सर। आंसर दो, आगे चलो, क्या फर्क पड़ता है लॉजिक से? अरे भाई साहब, अरे ओ भाई साहब, क्यों किया ऐसा? वो क्यों? लेकिन 60% था तो 60% ही क्रेडिट क्यों दिया आपने? पूरा 30,000 शेयर्स का क्रेडिट क्यों नहीं दिया? लाइबिलिटी 60% था इसका मतलब इंसान जितना पुण्य करेगा उतना ही उसको क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। सो यस, जो आपके पुण्य का हिस्सा नहीं है उसका आपको क्रेडिट मिलता। ओके, देखो इसका लॉजिक समझ लो, आप ध्यान देके सुनना, सभी लोग ध्यान देके सुनना। वैसे कैलकुलेशन कैसे होना चाहिए, लिखो मत, पहले बात लिखने के लिए समय मिलेगा, पहले समझ लो। कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए थे? सुनो ना, कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए थे? 50,000। उसके उस 50,000 में से पब्लिक ने कितने शेयर्स खरीद लिए? 30,000। तो बच्चे कितने? 20,000 शेयर्स, है ना? 20,000 शेयर्स बचे। अब अंडरराइटर ने क्या वादा किया था? क्या वो पूरा शॉर्टफॉल खरीदेगा या शॉर्टफॉल के 60% खरीदेगा? यस, उसने पहले से वादा कर रखा था कि मैं 60% खरीदूंगा, तो जितना भी शॉर्टफॉल होगा ना आपको वो बता दो, उस शॉर्टफॉल के 60% मैं खरीदने के लिए तैयार हूं। दैट इज पार्शियल अंडरराइटिंग। पार्शियल अंडरराइटिंग का मतलब वादा किया है, ठीक है। यस, आपका गम बांटने का हमने वादा किया है, लेकिन ये वादा नहीं किया था कि आपका पूरा गम बांटेंगे हम, ठीक है। आपका कितना प्रतिशत गम बांटेंगे हम? तो 20,000 के 60% करो ना, कितना आता है? 12। एग्जैक्टली यहाँ पे 12,000 आ रहा है क्या? तो सर ये कैलकुलेशन ज्यादा अच्छे से समझ में आता है सर, तो ऐसे ही करते ना सर? नहीं, क्यों? अच्छे से समझ में आता है इसके लिए ऐसा कैलकुलेशन नहीं करने का? नहीं, आगे जाके और एडिशनल एडजस्टमेंट्स आती हैं जिसमें ये कैलकुलेशन में गलतियां हो जाती हैं, इसलिए इस हिसाब से कैलकुलेशन मत करना। ऊपर देखो, अब लॉजिक यानी ऊपर जो कैलकुलेशन किया वो मैं लॉजिकली आपको मैथमेटिकली समझा देता हूँ, ठीक है। बस 1 मिनट दे देना, ठीक है। आपने इशू कितने शेयर्स का किया था? ऊपर जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ग्रॉस लायबिलिटी पूरी 50,000 लेता है या उसके 60%? तो इसको 60% से मल्टीप्लाई किया 50,000 को, तो इसको भी 60% से ही मल्टीप्लाई करना चाहिए। यानी ये 60% लेते हो, ठीक है, 50,000 के 60%, लायबिलिटी लेते हो 30,000, और यहाँ पे क्रेडिट देते हो पूरा 100% क्रेडिट दोगे, तो ये तो सरासर नाइंसाफी हुई ना। जो आपने पहले किया था, ऊपर ग्रॉस लायबिलिटी 30,000 लिया, और जब क्रेडिट दिया पब्लिक सब्सक्रिप्शन का, तो 30,000 के 100% पूरा 30,000 क्रेडिट दिया, इसलिए आपकी लायबिलिटी कितनी आई थी? तो ऊपर 60% से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 100% से मल्टीप्लाई किया। दैट वाज द मिस्टेक दैट यू कमिटेड, दैट्स व्हाई, ठीक है, आपका आंसर नहीं आया। तो यहाँ पे ऊपर 60%, तो यहाँ पे भी कितने परसेंट से मल्टीप्लाई करो? 60% से मल्टीप्लाई करो। तो 60% से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर यहाँ पे 60% से मल्टीप्लाई करने के बाद 30,000 के 60% कितना आएगा? 18,000। ओके, 18,000। तो लायबिलिटी कितनी आएगी फिर? 12,000। दिस इज हाउ द कैलकुलेशन इज टू बी मेड। ओके, तो सर ये ऊपर दो 60% है, तो ऑटोमेटिकली जो बची हुई लायबिलिटी वो ऑटोमेटिकली 60% आ जाती है, ठीक है। दिस इज द मैथमेटिकल। अब पूछिएगा सवाल। वेरी गुड। अब नेक्स्ट चीज, यहां तक सब कैलकुलेशन पार्ट सबको क्लियर है? ऑनलाइन वालों, आपको कैलकुलेशन वाला पार्ट क्लियर है? अरे ओ ऑनलाइन वालों, ओके। साकेत शुक्ला जी कह रहे हैं सर मेरा पहला पहला दिन है, तो बेटा कल का लेक्चर भी यूट्यूब पे है, आप एक बार कल का लेक्चर भी देख लीजिएगा, ठीक है। सो आज का कैलकुलेशन शायद आपको थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन कल का लेक्चर देखने के बाद आपको पूरा एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, सो अब दोस्तों ध्यान देके सुनेंगे, समझेंगे। बात ऐसे, कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए थे बताइए? 50,000 शेयर्स इशू किए थे। उसमें से पब्लिक ने, हाँ, उसमें से पब्लिक ने कितने शेयर्स खरीदे? पब्लिक ने खरीदे 30,000 शेयर्स, ओके। और अंडरराइटर ने कितने शेयर्स खरीदेगा भी? 12,000। तो 30,000 प्लस 12,000, पब्लिक 30,000 शेयर्स खरीदेगी, 12,000 अंडरराइटर खरीदेगा, तो टोटल सब्सक्रिप्शन कितने शेयर्स का होगा? 42,000, है ना। 30,000 प्लस 12,000 अंडरराइटर का लायबिलिटी हमने कैलकुलेट किया, इसका मतलब अंडरराइटर उतने शेयर्स खरीदेगा, बराबर श्रेया देवी। ओके, सो अंडरराइटर खरीदेंगे 12,000 और पब्लिक खरीदेंगे 30,000,
तो कुल मिला के 42,000 शेयर्स खरीदे जाएंगे। कंपनी ने तो 50,000 शेयर्स इशू किए थे, तो क्या मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कंडीशन फुलफिल हो पाएगा या नहीं? तो ये रिस्क होता है पार्शियल अंडर रेटिंग में, ठीक है। सो दिस इज द रिस्क इन पार्शियल अंडर रेटिंग, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। तो कंपनी ने इसलिए कोशिश करनी चाहिए, क्या कोशिश करनी चाहिए कि यस अंडरराइटर मैक्सिमम लायबिलिटी अंडरटेक करे, ठीक है, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बिक जाए, ठीक है, सब्सक्राइब हो जाए। एकदम क्लियर? हाँ, अब उसमें भी मैं बता देता हूं, ये जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का रिक्वायरमेंट है वो केवल इनिशियल इशू के वक्त है, सब्सिक्वेंट इशू के वक्त मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कंडीशन नहीं होता है। तो अगर सब्सिक्वेंट इश्यूज है तो ऐसे केस में आपको रिफंड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनिशियल इशू है तो ऐसे केस में रिफंड करने की नौबत आ सकती है अगर आप पार्शियल अंडर रेटिंग करते हो तो। इसलिए कंपनियों ने क्या करना चाहिए फिर ऐसी स्थितियों में, दे शुड गो फॉर कंप्लीट अंडर रेटिंग। अंडर को बोलना चाहिए भाई कंप्लीट अंडर रेटिंग लिए तो ही ठीक है मजा है, नहीं तो काम करने में कोई मजा नहीं है। लेकिन फिर बहुत बार ऐसे भी होता है कंपनियां खुद अंडर को बोलती है तो कंप्लीट अंडर रेटिंग मत कर, पार्शियली कर। ऐसा क्यों, वो समझने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, लेकिन ये कैलकुलेशन सबको समझ में आ गया? ओके, कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिएगा। कोई देखो मन में अगर कोई भी अगर ऐसा रह जाता है कि हाँ ऐसा वो पेन करते रहता है कि मेरे को ये समझ में नहीं आया, तो ऐसा मन कुछ बातें दिल में रखने से कुछ मिलता नहीं है, बया करते जाइए। हाँ देवी जी बोलिए। बिल्कुल, आप एक से ज्यादा भी अंडर अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन हम अंडर के टॉपिक के सेकंड लेक्चर में ही हैं, तो धीरे धीरे जैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी तो एक के दो हो जाते हैं, एकदम स्टार्टिंग में कभी भी एक के दो नहीं होते देवी जी, एक के दो होंगे, दो के नहीं, इतने जल्दी चार नहीं होते, पहले तीन होते उसके बाद चार। आप बहुत ही तेज हो देवी जी। ओके ठीक है, सो आराम से एकदम। ओके सो आने वाला है, थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, मैं अंडर की बात कर रहा हूँ, गंदी सोच वालों। ओके सो आई बिलीव यहां तक सबको समझा है, कोई डाउट? पक्का? चलो सो छाप दीजिएगा, जो जो मिस्टेक किया था रेक्टिफाई कर दीजिएगा और आगे बढ़ेंगे, हम एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। ऑनलाइन वालों आपको भी कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। ओके, शिवम झा जी कह रहे सर वो क्रेडिट वाला समझा दीजिएगा। बेटा जब पब्लिक ने जितने शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है, उन सारे शेयर्स का क्रेडिट नहीं देना है शिवम बेटा, ठीक है। पार्शियल अंडर रेटिंग की केस में जितना ग्रॉस लायबिलिटी का परसेंटेज है उतने ही परसेंटेज का क्रेडिट मिलता है, ठीक है, क्योंकि ऊपर आपने ग्रॉस लायबिलिटी को 60% से मल्टीप्लाई किया है, तो पब्लिक सब्सक्रिप्शन को भी आपने 60% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही आपको जो लायबिलिटी आएगी वो यानी जितनी उसने लायबिलिटी अंडरटेक की है उतनी ही लायबिलिटी, जैसे 60% बची हुई लायबिलिटी उसकी आएगी। ओके चलो, कोई डाउट नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, आयुष जी का और एक सवाल था, सर क्या फिर ये एक्चुअल लायबिलिटी के शेयर्स अंडरराइटर्स ने खरीदने के बाद क्या अंडरराइटर को कंपनी में स्टेक मिलता है? आप ही बताओ। अगर 12,000 शेयर्स अंडरराइटर खरीदता है तो अंडरराइटर एक सब्सटेंशियल शेयर होल्डर बन जाएगा या नहीं कंपनी में? ऑफ कोर्स बन जाएगा, ठीक है। उसको इसके लिए तो कई सारे लोग ये चाहते हैं कि कंपनी में स्टेक अक्वायर करे, इसलिए दे बिकम अंडरराइटर्स, ठीक है। सो अच्छी अच्छी कंपनी के अंडरराइटर्स बनने के पीछे ये एक वजह होती है। ओके चलो, और कोई क्वेरी नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, कर ले सॉल्व। ओके सो कमीशन का डिस्कशन है आगे, लेकिन कमीशन का डिस्कशन होने से पहले एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपने। X Limited issued 50,000 shares of face value ₹10 at par. Mr. A is appointed as underwriter with 80% liability. कमीशन को इग्नोर करो, कमीशन के बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे। पब्लिक सब्सक्रिप्शन इस पर 35,000 शेयर्स। कैलकुलेट लायबिलिटी, आप केवल लायबिलिटी का कैलकुलेशन कीजिए। कैलकुलेट लायबिलिटी। ओके अननोन जी, एंकर इन्वेस्टर्स के बारे में आप दूसरे सर के लेक्चर में पढ़ोगे, वहां पे आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और किसी को कोई क्वेरी नहीं है? ओके सभी लोगों ने सॉल्व करना है और फॉर्मेट में सॉल्व करना है, आंसर देने की कोई जल्दबाजी नहीं है।
हमें समझना जरूरी है, आंसर्स तो आते रहता है। कंप्लीट लाइबिलिटी वाला केस था या पार्शियल? पार्शियल लाइबिलिटी वाला। अब आप गलती नहीं करोगे पार्शियल लाइबिलिटी में, हम जानते हैं। चलो, सो आगे आंसर क्या आंसर आ रहा है? 12,000 आ रहा है। ओके, आयुष जी का आंसर 12,000 है, साक्षी कदम जी का आंसर भी 12,000 है। चलो, सो लेट्स चेक। सो देवी और सज्जनों, ग्रॉस लाइबिलिटी परसेंटेज। ग्रॉस लाइबिलिटी परसेंटेज में वी आर हैविंग लाइबिलिटी ऑफ 80%। सो ग्रॉस लाइबिलिटी शेयर्स में कंपनी ने 50,000 शेयर्स इशू किए थे, 50,000 के 80%, दैट कम्स टू 40,000 शेयर्स। यानी अगर पब्लिक एक भी शेयर नहीं खरीदती तो अंडरराइटर कितने शेयर्स खरीदने के लिए तैयार थे? 40,000 शेयर्स खरीदने के लिए तैयार थे। लेकिन क्या पब्लिक ने कुछ शेयर्स खरीदे हैं? कितने शेयर्स खरीदे हैं? क्या अंडरराइटर को पूरे 35,000 शेयर्स का क्रेडिट मिलेगा या 35,000 के 80%? 35,000 के 80%, दैट कम्स टू कितना? 28,000 शेयर्स का क्रेडिट मिलेगा। तो अंडरराइटर की एक्चुअल लायबिलिटी कितनी आ जाएगी? 12,000। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन देखना है देव जी को? ठीक है, आंसर एक बार नोट कर लीजिएगा। अंजलि, निकिता, सृष्टि, मेघा, लविशा, प्रिंसी और साक्षी, आप सभी के आंसर, आयुष जी आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। हो गया आंसर सभी का? चलो, ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। जिनको क्वेश्चन देखना है क्वेश्चन देख लीजिएगा। पाटिल जी कोई क्वेरी? एकदम समझा? वेरी गुड। ओके, सो अब हमने कंप्लीट लाइबिलिटी और पार्शियल लाइबिलिटी ये क्या होती है ये हम समझ चुके हैं। कंप्लीट लाइबिलिटी में अंडरराइटर 100% लाइबिलिटी लेने के लिए तैयार होता है। पार्शियल लाइबिलिटी में 100% से कम। पार्शियल लाइबिलिटी में जितने शेयर्स इशू किए, क्या सारे के सारे शेयर्स सब्सक्राइब होते हैं या सब्सक्रिप्शन कम होता है? ठीक है, यस, कुछ पब्लिक खरीदता है, कुछ अंडरराइटर्स, लेकिन पब्लिक और अंडरराइटर्स का मिला के सारे शेयर सब्सक्राइब होते हैं नहीं। जैसे कि यही एग्जांपल में कंपनी ने कितने शेयर इशू किए थे? 50,000। पब्लिक ने कितने खरीदे हैं? 35,000 प्लस अंडरराइटर कितना खरीदेगा? 12,000। तो 35,000 प्लस 12,000 कितना हो जाएगा? 47। तो इशू कितने शेयर्स हुए हैं? 50,000। और सब्सक्राइब कितने होंगे? 47। तो फुल सब्सक्रिप्शन होता नहीं है। ठीक है, इन केस ऑफ पार्शियल अंडरराइटिंग, कभी भी फुल सब्सक्रिप्शन हो नहीं सकता। ठीक है, अगर अंडरराइटर की लायबिलिटी आती है तो अंडरराइटर इज नॉट गोइंग टू मेक गुड द एंटायर लायबिलिटी, ही इज गोइंग टू मेक गुड ओनली द पार्ट ऑफ द लायबिलिटी, हेंस इट विल नेवर रिजल्ट इन फुल सब्सक्रिप्शन। ठीक है, चलो, सो अब यह समझने के बाद देवी और सज्जनों, तेजी से आगे बढ़ते हुए वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिवॉर्ड दैट द अंडरराइटर इज गोइंग टू गेट फॉर द लायबिलिटी, फॉर द रिस्क दैट ही हैज अंडरटेकन। अंडरराइटर ने कोई रिस्क लिया है? क्या रिस्क लिया है? जो भी शॉर्टफॉल है, ही इज गोइंग टू मेक गुड द शॉर्टफॉल। ओके, ये रिस्क उसने लिया है और इस रिस्क के लिए उसको क्या मिलने वाला है? रिवॉर्ड। व्हाट इज दैट रिवॉर्ड? द रिवॉर्ड इज कमीशन। सो लेट्स टॉक अबाउट द कमीशन। ओके, सो कमीशन का रेट कौन डिसाइड करता है? कमीशन का परसेंटेज होगा ना, कमीशन हमेशा परसेंटेज में मिलता है। तो कमीशन का परसेंटेज कौन डिसाइड करता होगा? कंपनी या अंडरराइटर? ओके, दोनों मिलके। ओके, मुझे बताइए जरूरत किसकी है? कंपनी की। मदद कौन कर रहा है? रिस्क कौन ले रहा है? तो जो रिस्क लेगा
वही डिसाइड करता है उसको रिवॉर्ड कितना मिलना चाहिए। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई नई नई कंपनी या नए नए प्रमोटर्स आ चुके हैं मार्केट में, इन्होंने यानी नए प्रमोटर्स हैं, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर जिनको हम कहते हैं, मतलब इनका कोई इस यस दे नेवर हैड देयर एंसेस्टर्स वर इन दिस बिजनेस, तो पहली बार बिजनेस कर रहे हैं। ओके, और ऐसा कंपनी जब पब्लिक इशू लाती है तो क्या लोग इनके शेयर्स खरीदने में विश्वास रखेंगे? ओके, सो लोगों को पता है हाँ अंबानी, अडानी, बिरलास, टाटास, if they go for public issue, these are reputed names. So in public इनके शेयर्स नारायण मूर्ति जी अगर कोई कंपनी, नंदन नीलकनी जी का अगर कोई कंपनी फॉर्म करता है तो यस इनके शेयर्स सभी लोग खरीदने के लिए उत्सुक रहेंगे। लेकिन दिक्कत तब आती है जब समझो नई नई लीकर कंपनी फॉर्म की है यश पाटिल जी ने। ओके, सो बहुत तजुर्बा है भाई साहब को, लेकिन फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। सो वो बस लीकर को बाहर से देख के उसका टेस्ट बता सकते हैं, इतना तजुर्बा है, ठीक है। कहाँ मैन्युफैक्चर हुई है, कौन सी टाइप के, सब बता सकते हैं, एकदम नॉलेज है, डिटेल नॉलेज है। अब भाई साहब इनकी वो जानते हैं हिंदुस्तान में लीकर का बहुत ज्यादा डिमांड है, और वो जो क्वालिटी की लीकर देने वाले हैं वो कोई दे ही नहीं सकता, ठीक है। सो ओके, तो भाई साहब जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, ऑलरेडी उनका एक छोटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, अब वो एक्सपांड करना चाहते हैं, तो पब्लिक इशू के लिए जा रहे हैं। तो पब्लिक इशू के लिए जा रहे हैं यश पाटिल, ये नाम किसी ने पहले इसके पहले कभी सुना नहीं है, बट ही इज एन अपकमिंग लीकर बैरन। ओके, सो विजय मल्ल्या के बाद जो बनने वाले हैं वो ही इज द वन, बट ये बात किसको पता है? नहीं पता पब्लिक को। तो ये अगर पब्लिक इशू लाते हैं तो क्या इनके पब्लिक इशू के लिए लोग सब्सक्राइब करेंगे या नहीं? नहीं। तो भाई साहब ने तो बहुत जबरदस्त तरीके से नहीं कहा, कह दिया सर मैं जानते ही नहीं यश पाटिल को कौन है, जान लोगे बेटा, बहुत अच्छे से जान जाओगे आप। ओके, सो अब देवी और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, बात ऐसे है कि जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उन सभी के केस में ये प्रॉब्लम है। अब ऐसा फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर अगर अंडरराइटर के पास आ जाता है तो अंडरराइटर को पता है इसको जरूरत है पैसों की, ठीक है, और अपना सपना पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी का मतलब, कुछ भी का मतलब जितना मांगेंगे उतना कमीशन दे सकता है, ठीक है। सो अब इनसे फिर हम समझो हम अंडरराइटर है और भाई साहब अपनी कंपनी का आईपीओ लेके आना चाहते हैं, तो आगे हमें अप्रोच किया उन्होंने, तो हमने बोला भाई साहब आपको आईपीओ लाना है, ये आपको पैसों की कितने पैसों की जरूरत है? बोले सर देखो मेरा इशू साइज सिर्फ 100 करोड़ है, 100 करोड़ मुझे मिल जाते हैं मैं खुश हो जाऊंगा, ठीक है। तो मैंने उनको बोला मैं 150 करोड़ रुपए दिलवा दूंगा, आप चिंता मत करो मार्केट से, ठीक है। सो मैं वादा करता हूँ आपको 150 करोड़ में आपको दिलवा दूंगा, बस कमीशन जो होगा मेरा 30% होगा। कितना परसेंट कमीशन होगा? 30%। अब 30% किसके 30% होता है? ये कमीशन किसके कैलकुलेट करते हैं? किस चीज के होंगे प्रॉफिट्स? यहाँ पे कोई प्रॉफिट है या पब्लिक इशू चल रहा है? हाँ, तो कमीशन किसके परसेंटेज पहले तो कैलकुलेट करेंगे? इशू साइज के होता है। किसके? इशू साइज के भी नहीं, अंडरराइटर उसमें से जितना लाइबिलिटी लेता है, जितना रिस्क लेता है, रिवॉर्ड इज फॉर द रिस्क, रिवॉर्ड इज फॉर द, तो कमीशन उसके लाइबिलिटी पे होगा। अब लाइबिलिटी तो दो टाइप की होती है, एक होती है ग्रॉस और एक होती है एक्चुअल। तो अंडरराइटर को कमीशन परसेंटेज में मिलेगा, लेकिन किस लाइबिलिटी पे, ग्रॉस या एक्चुअल? किस लाइबिलिटी पे उनको कमीशन मिलेगा? ऑनलाइन वाला आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो और जवाब दे सकते हो, उनको कमीशन ग्रॉस पे मिलेगा या एक्चुअल पे? हाँ एग्जैक्टली, देखो एक्चुअल लाइबिलिटी जीरो भी तो आ सकती है, अगर एक्चुअल लाइबिलिटी जीरो आई तो अंडरराइटर का कमीशन जीरो हो जाएगा। ओके, तो कमीशन कभी भी एक्चुअल लाइबिलिटी पे नहीं होती है, कमीशन हमेशा किस पे होती है? ग्रॉस लाइबिलिटी पे होती है दोस्तों। ग्रॉस लाइबिलिटी इज द मैक्सिमम लाइबिलिटी, यानी उसने स्टार्टिंग में वादा किया था ना कि अगर पब्लिक एक भी शेयर नहीं खरीदता तो इतना इतना मैं शेयर खरीदूंगा, तो वो जो इनिशियली उसने फिक्स किया था वो उसकी एक्चुअल रिस्क है। तो ये तब जो उस वक्त उसने आपको वादा किया था जब आपको कोई जानता नहीं था, ठीक है। सो इसलिए दैट वाज द रिस्क दैट वाज टेकन बाय हिम, तो उस रिस्क के ऊपर उसको कमीशन मिलता है। ओके, तो सर ये बात समझ में आ गई। तो समझो अंडरराइटर ने पूरा डिसाइड कर लिया 150 करोड़ का पूरा लाइबिलिटी, 100% लाइबिलिटी इज गोइंग टू अंडरटेक, यानी इशू साइज अगर 150 करोड़ है और पब्लिक ने एक भी शेयर नहीं खरीदा तो पूरे 150 करोड़ के शेयर्स मैं खरीद लूंगा।
ऐसे अंडरराइटर ने वादा किया था। अब उसके 30% अगर कमीशन देना है तो 150 करोड़ के 30% निकालते तो अमाउंट 45 करोड़ रुपीज आ जाती है। 45 करोड़ रुपए इतना कमीशन दूंगा तो अब ये भी सोचने लगा यश भाई इतना कमीशन मैं दूंगा तो मेरा बिजनेस के लिए फंड्स कैसे रेज कर पाऊंगा, ठीक है गड़बड़ हो जाएगी, मुझे पैसा कम पड़ेगा। 30% कमीशन के लिए मैं लोगों को जवाब क्या दूं, मैंने पब्लिक इशू करके 150 करोड़ रेज किए, उसमें से 45 करोड़ मैंने अंडरराइटर को किस चीज के दिए, ठीक है पब्लिक मेरे को भरोसा भी नहीं करेगी फिर, ठीक है आगे जाके अगर अंडरराइटर को 30-30% कमीशन देके पैसा रेज किया है तो इसका मतलब ठीक है पब्लिक विल स्टार्ट डाउटिंग मी कि बाबा इसमें पोटेंशियल नहीं था पैसा रेज करने का, कहीं ना कहीं इसके प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम होगा, इसलिए ऐसा हुआ होगा। ओके तो ये अंडरराइटर जो थे वो लोगों को पहले एक्सप्लॉइट करते थे, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स को एक्सप्लॉइट करते थे, अनाप शनाप रेट ऑफ कमीशन मांगते थे। ऐसा न हो इसलिए कंपनीज एक्ट केम इन द पिक्चर। कंपनीज एक्ट ने रेट ऑफ कमीशन के मैक्सिमम लिमिट्स मेंशन कर दिए। कंपनीज एक्ट कहता है कि कमीशन अंडरराइटर को इससे ज्यादा न दे, मैक्सिमम लिमिट प्रिस्क्राइब किया का मतलब क्या है, इससे कम दिया तो चलेगा, इससे ज्यादा देना अलाउड नहीं है। तो कमीशन का कैलकुलेशन कैसे होता है, पहले इसका फॉर्मूला हम जान लेते हैं। ओके कमीशन कैलकुलेट करने के लिए द फॉर्मूला इज ग्रॉस लायबिलिटी, जो भी अंडरराइटर की ग्रॉस लायबिलिटी है, शेयर्स में सीरियल नंबर 1 आपका शेयर्स में होता है, उसको आपको रुपीस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अंडरराइटर को जो कमीशन देना है वो अमाउंट में देना है। तो समझने के लिए एक एग्जांपल देंगे, जैसे कंपनी हैज इशूड, लिखने का नहीं है अभी, लिखने के लिए टाइम देंगे ना, कल का अपना नियम भूल गए क्या, सबसे पहले दिमाग में, उसके बाद और उसके बाद किताब में। तो कंपनी ने समझो इशू किए 1 लाख शेयर्स, कितने शेयर्स इशू किए हैं, शेयर्स की फेस वैल्यू 100 रुपीज है और इशू हुआ है 125 रुपए में, यानी इशू इज एट पार प्रीमियम और डिस्काउंट, प्रीमियम। अंडरराइटर का कमीशन डिसाइड हुआ है, कमीशन वाज डिसाइडेड एट द रेट 3%, कितना परसेंट कमीशन डिसाइड हुआ है, तो कमीशन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अगर पब्लिक हैज सब्सक्राइब्ड फॉर से 60,000 शेयर्स, कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए थे 1 लाख, पब्लिक ने कितने खरीदे 60,000, तो बचे कितने, तो एक्चुअल लायबिलिटी कितनी आएगी अंडरराइटर की, ओके अंडरराइटर की ग्रॉस लायबिलिटी परसेंटेज में जो लायबिलिटी ली थी उसने 100% लायबिलिटी ली थी, कितना परसेंट लायबिलिटी ली थी अंडरराइटर ने 100, तो अंडरराइटर की एक्चुअल लायबिलिटी कितने शेयर्स आएगी 40,000। देखो इशू किया 1 लाख शेयर्स का, पब्लिक ने खरीदे 60,000, बचे कितने, तो पूरे के पूरे 40,000 लायबिलिटी अंडरटेक करने का उसने स्टार्टिंग में वादा किया था, तो लायबिलिटी कितनी आएगी एक्चुअल लायबिलिटी 40,000, तो क्या उसको 40,000 शेयर्स पे कमीशन मिलेगा या 1 लाख शेयर्स पे, ओके 1 लाख शेयर्स पे ग्रॉस लायबिलिटी पे मिलेगा, सही है। अब ये ग्रॉस लायबिलिटी को किससे मल्टीप्लाई करना है, इश्यू प्राइस से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये जो 1 लाख शेयर्स है वो लायबिलिटी अमाउंट में है या शेयर्स में है, उसको रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कमीशन इज कैलकुलेटेड इन रुपीस। ओके रुपीस में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब क्या, अगर पब्लिक एक भी शेयर नहीं खरीदता तो अंडरराइटर को कितने शेयर खरीदने पड़ते हैं 1 लाख शेयर्स, कितने रुपए में खरीदने पड़ते हैं, जितना अमाउंट कंपनी पब्लिक से लेती है उतना ही अमाउंट अंडरराइटर से लेगी। तो पब्लिक से कंपनी 125 रुपया प्रति शेयर लेने वाली थी, तो अंडरराइटर से भी कितना लेगी 125, तो 1 लाख शेयर्स इंटू 125, ठीक है यस 1 करोड़ 25 लाख आ रहा है, ओके 125 लाख मतलब 1 करोड़ 25 लाख, ठीक है। सो ये उसकी ग्रॉस लायबिलिटी किस में आ गई रुपीस में, यानी अगर पब्लिक एक भी शेयर नहीं खरीदता तो 125 लाख रुपए उसने कंपनी को देना था, ओके। अब उसके कितना परसेंट कमीशन मिलेगा उसको 3%, तो 125 लाख के 3%, दैट कम्स टू 3,75,000, इतना कमीशन उसको मिलेगा। दिस इज हाउ कमीशन इज कैलकुलेटेड, इजी है। और इज फार्मूला एक बार बताओ, ग्रॉस लायबिलिटी शेयर्स इनटू इश्यू प्राइस इनटू रेट ऑफ कमीशन, ठीक है। सो हमेशा किस प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे आप, फेस वैल्यू से या इश्यू प्राइस से, इश्यू प्राइस से मल्टीप्लाई, क्यों इश्यू प्राइस से मल्टीप्लाई करना है ये भी समझ में आ गया, क्योंकि कंपनी अंडरराइटर्स को शेयर्स उसी प्राइस में देती है जिस प्राइस में पब्लिक होती है, तो पब्लिक को इश्यू एट पार क्या होता, तो यहाँ पे पार वैल्यू लेते हैं, प्रीमियम पे किया तो प्रीमियम, डिस्काउंट पे किया तो, लेकिन इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट करना अलाउड नहीं है कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद, ओके। और एक चीज, लेकिन बहुत बार ना ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अंडरराइटिंग में ध्यान देके सुनना पूरा, अभी तक डिस्कशन कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा बाकी है, ओके। सो दोस्तों अब बहुत बार क्या होता है कंपनी और अंडरराइटर के बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अंडरराइटिंग, उस कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी जो है अंडरराइटर से लिखवा के लेती है हम आपको कमीशन देंगे लेकिन फेस वैल्यू इशू प्राइस पे नहीं, ठीक है। वी आर रेडी टू गिव कमीशन, आप बताओ कितना परसेंट चाहिए हम दे देंगे, लेकिन इशू प्राइस पे नहीं देंगे, किस पे देंगे
फेस वैल्यू। तो अगर ऐसा, और वो अंडरराइटर भी बोलता है कबूले कबूले कबूले, अंडरराइटर ऑल्सो डज नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, बोलता है ठीक है मुझे फेस वैल्यू पे दो, कमीशन कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे केस में आप कमीशन इशू प्राइस पे निकालेंगे या फेस वैल्यू पे? तो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया है कि कमीशन इज कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू। तो ऐसे केस में डोंट मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस, मल्टीप्लाई बाय फेस। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस। एकदम क्लियर? तो भाई उनके बीच में अगर अंडरस्टैंडिंग फेस वैल्यू की है तो फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, अगर उनके बीच में ऐसा कुछ नहीं है तो हमेशा किससे मल्टीप्लाई करो? इशू प्राइस। ओके, फेस वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल वैल्यू। फेस वैल्यू को क्या कहा जाता है? तो आपको क्वेश्चन में ऐसे देते हैं दैट कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन नॉमिनल वैल्यू। तो नॉमिनल वैल्यू का मतलब इशू प्राइस नहीं होता है। ओके, ये भी बता दिया। अब सर ये बताओ कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 76 ने मैक्सिमम रेट ऑफ कमीशन कितना मेंशन किया है? तो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 76 ने ये बताया है अगर कंपनी ने अंडरराइटर्स को इश्यू ऑफ शेयर्स के लिए अपॉइंट किया है, किसके लिए अपॉइंट किया है? तो मैक्सिमम रेट ऑफ कमीशन शैल नॉट एक्सीड 5%। अरे डिबेंचर के इशू के लिए अंडरराइटर को अपॉइंट किया होगा तो मैक्सिमम रेट ऑफ कमीशन शैल नॉट एक्सीड 2.5। ओके, अब अलग अलग रेट्स ऑफ कमीशन हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड एज पर सेबी रेगुलेशंस, ठीक है। सो वो आपको मॉड्यूल में मिलेंगे, लेकिन वो आपने फॉलो नहीं करने हैं। एज फार एज अकाउंट्स इज कंसर्न, अकाउंट्स में आपको यही रेट है। तो आप बहुत बार बच्चे बुक्स पढ़ते हैं, मॉड्यूल पढ़ते हैं, उसमें वो अलग अलग रेट्स प्रिस्क्राइब किए गए, कुछ 1% है, कुछ 2%, 3%। वो अपने अकाउंटिंग कैलकुलेशन के रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। अपने एज फार एज अकाउंट्स इज कंसर्न दिस इज रिलेवेंट फॉर। तो कुछ चीजें हैं जो आप कॉन्ट्राडिक्टरी पाओगे अकाउंट्स के मॉड्यूल में और कंपनीज एक्ट के मॉड्यूल में, तो वो मैं बताते जाऊंगा आपको, निश्चिंत रहिएगा, कंफ्यूजन मत होना। क्योंकि कैलकुलेशन के लिए फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन अकाउंट्स में आपके इंस्टीट्यूट ने ये चीज एज्यूम की है, ठीक है। क्योंकि अकाउंट्स में ऑलरेडी उनको बच्चों को ऐसा ज्यादा परेशान नहीं करना था। द बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू मेक यू अवेयर कि कंपनी लॉ और अकाउंट्स कैसे इंटीग्रेटेड है, बस ये ऑब्जेक्टिव है। ओके, सो क्लियर है ये? So in case of issue of shares, what is the maximum rate of commission? 5%. In case of issue of debentures, 2.5. Can the articles of association, AO of the company, AO prescribe higher rates than the rates which are mentioned in Companies Act? ठीक है, ये आपने कंपनी लॉ में पढ़ा है। अब ये ठीक है, बस मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। सो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है कंपनी के, उसमें भी रेट ऑफ कमीशन अंडरराइटर को कितना देना है वो लोग तय कर लेते हैं जब कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तभी, ठीक है। सो उसमें अगर प्रिस्क्राइब किया है कि अंडरराइटर इज टू बी गिवन ए कमीशन ऑफ 5%, सॉरी 10%, तो आप क्या कमीशन 10% से दे सकते हो? नहीं। कंपनी का मैक्सिमम रेट कितना है? लेकिन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बताया है कि अंडरराइटर को हम 4% ही कमीशन देंगे, तो 5% दे सकते हैं क्या? नहीं, ठीक है। सो द डिसीजंस ऑफ द कंपनी shall neither override the Companies Act nor the articles. कंपनी का कोई भी निर्णय, कंपनी के डायरेक्टर्स का निर्णय ना आर्टिकल्स को ओवरराइड कर सकता है ना कंपनीज एक्ट, ठीक है। और उसमें भी आर्टिकल्स कैन नेवर ओवरराइड योर कंपनीज एक्ट, ठीक है। आई बिलीव ये सभी को पता है। ओके, सो इसका पूरा अगर समरी निकालना है तो ऐसे निकालेंगे, रेट्स विच आर प्रिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और कंपनीज एक्ट व्हिचएवर इज लेस। एकदम सिंपल, अपने को समरी निकालना है तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में 10% बताया, कंपनीज एक्ट ने 5% बताया, कितना परसेंट कमीशन देंगे? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में 4% बताया, कंपनीज एक्ट ने 5% बताया, 4%। तो जो लोअर है उसी में पावर है, ठीक है। इजी। चलो अब छापिएगा इत्मीनान से कमीशन का पूरा डिस्कशन। और कोई क्वेरी है तो यू कैन शूट योर क्वेरीज। ऑनलाइन वालों आपको कोई क्वेरी? अरे बाप रे, ये नया है, सभी टीचर सोपान सर बेस्ट टीचर। वाह, ओके। कहाँ से बनाते हो आप लोग? ओके, बब्बर जी भी आ गए यहाँ पे। एक्चुअल लायबिलिटी जीरो हुआ तो कंपनी को लॉस होगा। ओके, यानी भाई साहब कह रहे हैं अगर एक्चुअल लायबिलिटी जीरो हो जाती है तो फिर अंडरराइटर को तो कमीशन देना पड़ेगा बेवजह। ओके, बात ऐसे हुई, आपने गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया लेकिन साल भर में आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो आपको मन में ख्याल आता है यार फालतू का मैंने इंश्योरेंस करवाया, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं भाई साहब, ठीक है, ऐसा कहना भी मना है।
तो इसका मतलब इन पैसा वसूलने के लिए जानबूझ के आप गाड़ी किसी को ठोक दोगे, ऐसा भी करना सही नहीं है। तो ऐसा समझ लो बाबा, एक्चुअल लायबिलिटी जीरो होती है तो पब्लिक का आपके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास है, अंडर के ऊपर डिपेंड रहने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अंडर ने जो आपको विश्वास दिलाया था, कॉन्फिडेंस दिलाया था, उसके लिए आपने उसको पैसे दिए, तो उसको लॉस नहीं कहेंगे हम। कॉन्फिडेंस दिलाना बहुत जरूरी होता है जिंदगी में कुछ चीजें करने का। पाटिल जी ने बहुत सारे लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाया होगा सीएस के लिए भाई साहब। हाँ, बता दे नहीं अपने गली मोहल्ले के बच्चों को सीएस करो, अच्छा कोर्स है। ठीक है, चलो हो गया, वेरी गुड। सुबह सुबह पढ़ने का मजा ही अलग होता है ना। घर पे रहते तो क्या करते सुबह, सो जाते। चलो शुरुआत करते हैं। कमीशन नोट कर लिया सभी ने? अरे ओ ऑनलाइन वालों, बन्ना जी, साकेत शुक्ला जी, शुभम छत्रीवाला, मिष्टी जी, हर्षिल मौर्य, आई बिलीव सभी ने नोट कर लिया होगा। अगर नोट किया है तो कृपया हाँ हाँ यस नो कुछ तो कहिए। चलो हो जाए क्वेश्चन, तैयार है सभी लोग? भाई यहीं पे क्वेश्चन, दूर जाने की क्या जरूरत है, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। गर्मा गर्म सवाल सुबह सुबह पेश किया जाए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ए लिमिटेड इशूज 40,000 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹10। ए लिमिटेड ने 40,000 शेयर्स इशू किए जिनकी फेस वैल्यू ₹10 है। ठीक है, और इशू पार पे हुआ है या प्रीमियम पे हुआ है? 10% प्रीमियम। मिस्टर ए इज अपॉइंटेड एज अंडरराइटर विथ कंप्लीट लाइबिलिटी एंड 5% कमीशन। ठीक है, पब्लिक सब्सक्रिप्शन इज फॉर 28,000 शेयर्स। नाउ कैलकुलेट लाइबिलिटी एज वेल एज कमीशन। ठीक है, फर्स्ट यू कैन नोट द क्वेश्चन एंड देन यू कैन स्टार्ट विद द आंसर। फॉर्मेट में छोटा सा चेंज हो जाएगा, कमीशन का कैलकुलेशन एंड में होता है। सो एक्चुअल लायबिलिटी तक एज इट इज कैलकुलेशन करना है आपने, और उसके बाद हम कमीशन का कैलकुलेशन कैसे करना है वो आपको दिखा देंगे। चलो हो गया क्वेश्चन।
हो गया होगा अभी। चलो, सो अब लाइबिलिटी और कमीशन दोनों चीजों का कैलकुलेशन करते हैं डिस्कस। चेक कर लीजिएगा, शुरुआत कहां से करनी होगी हमें। यस, शुरुआत तो करनी होगी ग्रॉस लाइबिलिटी परसेंटेज। तो हेडिंग आपने दिया होगा कैलकुलेशन ऑफ लाइबिलिटी एंड कमीशन। कैलकुलेशन ऑफ लाइबिलिटी एंड कमीशन, लाइबिलिटी और कमीशन का कैलकुलेशन, सीरियल नंबर, पार्टिकुलर्स और एक कॉलम बनेगा अमाउंट का। ओके, सीरियल नंबर 1 ग्रॉस लाइबिलिटी परसेंटेज। ग्रॉस लाइबिलिटी परसेंटेज में कितना परसेंट लाइबिलिटी था? 100%। ग्रॉस लाइबिलिटी शेयर्स में ओके, कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए थे? 40,000 के 100% कितना आएगा? 40,000। ओके, अब उसके बाद लेस क्रेडिट फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। तो पब्लिक सब्सक्रिप्शन कितने शेयर्स के लिए हुआ? यस, 28,000 के कितना परसेंट? कंप्लीट लाइबिलिटी वाला केस है, तो सारे शेयर्स का क्रेडिट मिलेगा जितने पब्लिक ने खरीदे हैं। तो अब इनकी भाई साहब की जो एक्चुअल लाइबिलिटी आएगी वो 12,000 शेयर्स की आएगी। ओके, इतने शेयर्स अंडर राइटर को खरीदने होंगे। अब ये शेयर्स खरीदने के लिए अंडर राइटर को मिलने वाला है कमीशन। कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा? फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस लाइबिलिटी इन शेयर्स। तो इन शेयर्स लाइबिलिटी कितनी है? ग्रॉस लाइबिलिटी इन शेयर्स 40,000। तो हम इसको लिखते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर 2 इनटू मल्टीप्लाई किससे करोगे? फेस वैल्यू या इशू प्राइस? इशू प्राइस। तो फेस वैल्यू कितनी थी शेयर्स की? 10 रुपीज। और इशू कैसे किया था? 10% प्रीमियम। तो 10 प्लस 10%। प्रीमियम इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू। प्रीमियम हमेशा किस पे कैलकुलेट होगा? तो शेयर की फेस वैल्यू अगर 10 रुपया है और उसके ऊपर प्रीमियम 10% है, तो 10 रुपए के 10% प्रीमियम आएगा 1, तो इशू प्राइस होगी 11। ओके, सो इशू प्राइस 11 इंटू रेट ऑफ कमीशन 5%। सो 40,000 शेयर्स इंटू 11 रुपया इंटू 5%, दैट कम्स टू 22,000 रुपया। ये सभी का आंसर आ रहा है। वेरी गुड। एक्चुअल लाइबिलिटी 12,000 हर्षल मौर्या जी और कमीशन 22,000। 1222 लविशा, प्रिंसी दुबे, अखिल, साक्षी कदम, अंजलि, मेघा बिष्ट जी। वेरी गुड। चलो, आप सभी के आंसर बिल्कुल सही है। ओके, किसी को ये शक है? नहीं है, बिल्कुल सही आंसर आ चुका है सभी का। कमीशन का कैलकुलेशन भी सभी को समझ में आ गया है। लाइबिलिटी और कमीशन दोनों एकदम क्लियर है। गुड 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 गुड। चलो, ऑनलाइन वालों को एक क्वेरी है तो पूछ लीजिएगा। निकिता अधिकारी जी, ऋषभ कुमार बन्ना जी, शुभम छत्रीवाला जी, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ओके, चलो, नहीं शुभम पाल नहीं आए हैं अभी तक, कहाँ गए पता नहीं। अच्छा है, हाँ, तब तक अपन पढ़ लेते हैं। ओके, चलो, सो अगला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे ये रहा। एक्स लिमिटेड इश्यूज 1 लाख शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹10। सभी लोग तैयार हो ना अभी?
X Limited issues 1 lakh shares of face value 10 at 5% premium. Mr. A is appointed as underwriter with 60% liability and 2.5% commission. Public subscription is for 80,000 shares. You are requested to calculate liability and commission. कर लो कैलकुलेट. पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा और उसके बाद सॉल्यूशन भी ढूंढ लीजिएगा. खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है सभी ने, बिना डरे बेझिझक. कुछ क्वेरीज आती है तो पूछनी भी है. क्वेरी पूछने से कभी डरना नहीं है, क्योंकि आपकी किसी और की हो सकती है. बिल्कुल. ओके, हो गया. यस अंजलि जी, लाइबिलिटी कैलकुलेट करते वक्त लाइबिलिटी नहीं देवी जी, कमीशन कैलकुलेट करते वक्त आप हमेशा इशू प्राइस लेंगे. While calculating commission, issue price लेना है until and unless the question specifically states that commission is calculated as a percentage of face value. कमीशन का कैलकुलेशन हमेशा इशू प्राइस पे होता है, लेकिन क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बताया है कि कमीशन फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करना है तो ही फेस वैल्यू पे करो, नहीं तो हमेशा इशू प्राइस पे करो. ओके, हो गया. चलो अब चेक कर लेते हैं आप लोगों ने जो आंसर निकाला है वो सही है या नहीं है. यहाँ पे भी कुछ लोगों के आंसर्स आ रहे हैं. ठीक है, सो कितना आंसर आ रहा है? 15,750 कमीशन है और लाइबिलिटी है 12,000. तो 12,000 और 15,750 प्रिंसी दुबे, साक्षी कदम, ओके, इन लोगों का आंसर है. बाकी लोग भी आंसर दे रहे धीरे धीरे. तब तक इन द मीनवाइल कौन सा वाला केस था, कंप्लीट या पार्शल? कितना परसेंट लाइबिलिटी थी? 60%. कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए थे? 1 लाख. 1 लाख के
60%, दैट कम्स टू 60,000। यानी पब्लिक एक भी शेयर नहीं खरीदती तो अंडर राइटर 60,000 शेयर, लेकिन पब्लिक ने कितने शेयर्स खरीदे 80,000, तो अंडर राइटर को उसका कितना परसेंट क्रेडिट मिलेगा 60, तो 80,000 के 60% कम्स टू 48,000 शेयर्स। तो एक्चुअल लायबिलिटी कितना आएगा 12,000 शेयर्स की लायबिलिटी आएगी। अब कमीशन का कैलकुलेशन करते वक्त सेम सीरियल नंबर 2 इनटू, अब यहाँ पे इशू प्राइस कितना है 10.5, ऐसा दिया था कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, ऐसा दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं। तो फिर कमीशन किस पे कैलकुलेट करोगे इशू प्राइस, इशू 5% प्रीमियम पे था, तो कैलकुलेटर पे कैसे कैलकुलेट करोगे इशू प्राइस 10 प्लस 5 और परसेंट का बटन दबाओ डायरेक्टली, ठीक है 10 प्लस 5 और परसेंट का बटन दबा देना, जितना प्रीमियम परसेंटेज है वो डायरेक्ट ऐड कर देना, ठीक है। सो 10 प्लस 5% दबाओगे तो आपका आंसर मिल जाएगा इशू प्राइस 10.5, तो 10.5 इंटू व्हाट 2.5% is the rate of commission, तो 60,000 shares into 10.5 रुपया into 2.5%, that comes to 15,750 will become the amount of commission। ऑनलाइन वालों एकदम क्लियर, आपको भी क्लियर? चलो वेरी गुड। तो अब हमने कमीशन के कैलकुलेशन के बारे में चर्चा की, लायबिलिटी के कैलकुलेशन के बारे में चर्चा की, ये सभी को समझ में आ गया। आगे बढ़ सकते हैं, नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाए। अब बारी आती है 1 का 2 होने की, ठीक है। सो क्या हम शुरुआत कर सकते हैं? सब लोग का स्क्रीन के ऊपर ध्यान है? ओके सो कुछ लोगों ने हमें कुछ समय पहले ही पूछ लिया था सर कब होंगे हम 1 के 2, अब आपका इंतजार खत्म हो जाता है, ठीक है। सब लोग स्क्रीन की ओर ध्यान दें। पाटिल जी खुश हो रहे हो? एक क्या हो गया? कुछ था? ठीक है कोई बात नहीं। अब सभी लोग ध्यान देना। पूरा जो भी है वो सब छोड़ दीजिएगा और बस स्क्रीन की ओर देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा एकदम। टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। सभी लोग ध्यान दो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग, बस आज का ये आखिरी कॉन्सेप्ट होगा, कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दैट्स इट। ओके, क्या हम शुरुआत कर सकते हैं? टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग, अंडरराइटिंग को दो हिस्सों में बांट दिया है, दो टाइप्स कह सकते हैं अंडरराइटिंग के। एक होता है जो हमेशा अकेला होता है, दैट इज सिंगल, और एक होता है जो अकेला रहना पसंद नहीं करता। ओके, मतलब क्या है? स्क्रीन के ऊपर देखिएगा समझेगा। जब कंपनी केवल एक ही अंडरराइटर को अपॉइंट करती है, जब कंपनी केवल एक ही अंडरराइटर को अपॉइंट करती है तो उसको हम कहते हैं सिंगल अंडर, जैसे कि अभी तक के क्वेश्चन में हुआ है, कंपनी ने केवल एक ही अंडरराइटर को अपॉइंट किया था, ठीक है। ये सिंगल अंडरराइटिंग कब होता है? एक तो इशू साइज कंपनी का जब कम होता है, जैसे कंपनी इशू कर रही है 30, 40, 50 करोड़ का, तो 40-50 करोड़ के लिए अंडरराइटर बोलता है कि ये मेरी पूरा पोटेंशियली पूरे 50 करोड़ के शेयर्स मैं खरीदने की क्षमता रखता हूं, क्यों आपको चाहिए एक से ज्यादा, खुश रहिए एक से, अंडरराइटर। ओके, तो ऐसे केस में व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड अंडरराइटर, ठीक है, या व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन द कंपनी एंड ए सिंगल अंडरराइटर, उसको हम कहते हैं सिंगल अंडरराइटिंग, ठीक है। लेकिन जब इशू साइज बहुत ज्यादा होता है और एक सिंगल अंडरराइटर का वो पोटेंशियल नहीं है कि वो इशू के लिए अंडरराइट करे, जैसे रिसेंटली लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का इशू हुआ था, तकरीबन कुछ 15-20 हजार करोड़ का इशू था अप्रोक्सीमेटली। तो इतना बड़ा इशू होता है जब आता है तो एक सिंगल अंडरराइटर बोलता है नहीं मेरे से नहीं बन पाएगा इतना, ठीक है बाबा, इसमें 5-10% भी लायबिलिटी आएगी तो मेरी वाट लग जाएगी। ओके, सो इट्स बेटर, व्हाट इज बेटर भाई साहब, कंपनी आप केवल एक अंडरराइटर को अपॉइंट मत करो, इससे आपका भी नुकसान है। क्यों? अगर समझो एक अंडरराइटर इनिशियली बोल देता है कि मैं अंडरराइटिंग कर लूंगा, मैं किसी और को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं कमीशन पाने के चक्कर में, क्योंकि जैसे है अगर आप एक से ज्यादा अंडरराइटर अपॉइंट करोगे तो लायबिलिटी शेयर हो जाएगी, लेकिन लायबिलिटी के साथ क्या शेयर हो जाएगा? तो कुछ अंडरराइटर कमीशन शेयर नहीं करना चाहते तो बोलते हैं कंपनी मैं अकेला देख लूंगा, आप चिंता मत करो। क्या देख लेगा भाई, ठीक है, 15,000 करोड़ का इशू है, 20% भी लायबिलिटी आती है, तो क्या तेरे पास 3,000 करोड़ रुपया है देने के लिए? नहीं, ठीक है। सो इससे अच्छा कंपनी क्या करेगी, रिस्क नहीं लेगी, तो कंपनी क्या करेगी, एक ही अंडरराइटर को अपॉइंट करेगी या एक से ज्यादा। तो जब कंपनी एक से ज्यादा अंडरराइटर्स को अपॉइंट करती है तो उसको हम क्या कहते हैं,
इसको हम क्या नाम दें? को अंडर राइटिंग, या इसी को हम कहते हैं जॉइंट अंडर राइटिंग। दिस इज नोन एज को अंडर राइटिंग और जॉइंट अंडर राइटिंग। तो इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन सिंगल अंडर राइटिंग एंड जॉइंट अंडर राइटिंग? यस। सिंगल अंडर राइटिंग में द प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन कंपनी एंड ओनली वन अंडर राइटर। इन केस ऑफ को अंडर राइटिंग द कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन कंपनी एंड मोर देन वन अंडर राइटर। ओके, तो सर क्या कंपनी सबके साथ मिलकर एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेगी या हर एक के साथ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होगा? सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, हर एक के साथ कॉन्ट्रैक्ट। भाई सबसे पूछा जाएगा, जैसे पहले अंडर राइटर इनका नाम है मिस्टर ए, इनका नाम है मिस्टर बी और इनका नाम है समझे मिस्टर सी। तो मिस्टर ए से पूछा जाएगा भाई आपका कितना पोटेंशियल है, कितना लाइबिलिटी आप बेयर कर सकते हो बताओ। सब एक्सप्लेन किया जाएगा, इशू साइज इतना है वगैरह वगैरह व्हाटएवर। ओके, सो ये बोलता है कि भाई मेरा पोटेंशियल है, मैं 30% लाइबिलिटी ले सकता हूँ। ओके, ये बोलता है ननक देनक देंग मैं 40% ले सकता हूँ, और ये बोलता है सोच के बोल रहा हूँ 30% तो ले ही सकता हूँ। तो अब बताइए क्या लाइबिलिटी शेयर हो गई सबके बीच में? 30 40 30 कुल मिला के कितना हो गया? 100%। पार्शल हो गया या कंप्लीट हो गया? हाँ, तो ऐसे केस में सबको मिला के देखने का 100% हो रहा है तो कंप्लीट हो गया। अगर सबका मिला के 100% से कम है तो पार्शल। ठीक है, ओके। सो समझो इसने बोल दिया नहीं मैं 20% ही लाइबिलिटी ले सकता हूँ। बताइए टोटल कितनी आती है? 30 20 30 कितना होता है? 80%। 30 20 30 90 नहीं हो सकता, दे दीजिए 30 20 30 कितना हो रहा है? 80% लाइबिलिटी हो रहा है। तो ये केस कौन सा होगा, कंप्लीट या पार्शियल का? तो ऐसे नहीं है कि एक से ज्यादा अंडर राइटर्स अपॉइंट किए तो सबको मिला के 100% ही लाइबिलिटी होगा, ऐसा जरूरी ही नहीं है। उस केस में भी पार्शियल हो सकता है, तो इसमें कंप्लीट का भी केस हो सकता है, पार्शियल। लेकिन इसमें फायदा क्या है? रिस्क शेयर होगा, कंपनी को टेंशन नहीं होगा, भाई सारे अंडर राइटर्स मिलकर अंडर राइटिंग कर रहे हैं, सबके एक्सपर्टीज का एडवांटेज मिलता है। ठीक है, जितने अंडर राइटर्स ज्यादा होंगे उतने कंपनी के पब्लिक इशू ओवर सब्सक्राइब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों? हर एक अंडर राइटर्स के क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है, जान पहचान होती है मार्केट में। तो हर एक अंडर राइटर अपने क्लाइंट्स को हमेशा ये रिक्वेस्ट करता है कि आप इस कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, जैसे बहुत सारे हिंदुस्तान में ब्रोकर्स दे आल्सो एक्ट एज अंडर राइटर्स, ब्रोकर ही अंडर राइटर करके भी एक्ट करते हैं, लेकिन ब्रोकर इज डिफरेंट, अंडर राइटर इज, दोनों रोल अलग है, लेकिन दे एक्ट एज अंडर राइटर्स एज वेल। तो इसलिए बहुत बार कभी जब भी पब्लिक इशू आता है तो कई सारे ब्रोकर्स आपको फोन करके बोलते हैं भाई इस इशू के लिए अप्लाई करो। ठीक है, अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन किया होगा तो आपको अगर पता चलेगा। इन लोग फोन करके बोलते हैं कि वो रीजन बीइंग उन्होंने उस इशू को अंडरराइट किया होता है, इसलिए वो आपको रिकमेंड करते हैं कि इस ये सारे आईपीओस के वक्त फोन नहीं करेंगे, कुछ कुछ स्पेसिफिक आईपीओस के वक्त ही वो आपको फोन करके कॉल करके बोलते हैं। ठीक है, ये समझा? ओके, अब हमें क्या करना है, जो कैलकुलेशन हम एक अंडरराइटर के लिए कर रहे थे अब वो हमें सबके लिए करना है। ओके, अब कैलकुलेशन हम किसके लिए करते, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से या किसकी बुक्स में करते हैं हम ये कैलकुलेशन? कंपनी के। याद रखना अपने सब्जेक्ट का नाम क्या था? कंपनी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कंपनी का अकाउंट्स पढ़ रहे हैं अपन, तो वी आर डूइंग दिस कैलकुलेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी, ये भूलने का नहीं। तो कंपनी के एक ही अंडरराइटर की लायबिलिटी कैलकुलेट करिए या सबकी? ओके, सबको शेयर्स खरीदने पड़ेंगे भाई साहब, तो किसको कितने शेयर्स खरीदने हैं ये कंपनी उनको कैलकुलेट करके बताएगी, भाई तेरे को इतने शेयर्स खरीदने हैं तेरे लायबिलिटी के मुताबिक, तुझे इतना कमीशन मिलेगा। सबका कमीशन का कैलकुलेशन अलग से होगा, लायबिलिटी का कैलकुलेशन तो सेम टेबल है, फॉर्मेट भी सेम है, बस अब नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ेंगे। तो जो अमाउंट का एक कॉलम बनाते थे, अब वो अगर 3 अंडरराइटर्स है तो कितने कॉलम बनेंगे? 4, एक टोटल का कॉलम भी बनता है। ठीक है, सो याद रखना, अगर 2 अंडरराइटर्स है तो कितने कॉलम बनेंगे? 3। ठीक है, ओके, यहां तक अगर समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब समझो इस अंडरराइटर ने 30% लायबिलिटी अंडरटेक किया, यहां तक समझा है ना? कोई डाउट नहीं? चलो, इस अंडरराइटर ने, पहले वाले अंडरराइटर ने 30% लायबिलिटी अंडरटेक किया। कितना परसेंट लायबिलिटी अंडरटेक किया है? 30। अब 30% लायबिलिटी अंडरटेक किया, कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी एंटर हुआ, और सब्सिक्वेंटली उसको लग रहा है नहीं भाई मैंने तो जोश जोश में आके 30% बोल दिया ताकि मैं कमीशन ले सकूं 30% पे, क्योंकि जितना मैं लायबिलिटी ज्यादा बताऊंगा उतना मुझे कमीशन, क्योंकि कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन एक्चुअल लायबिलिटी या ग्रॉस लायबिलिटी, तो मैं ग्रॉस लायबिलिटी हमेशा बढ़ाने की कोशिश करूंगा क्योंकि मुझे कमीशन ज्यादा। तो मैंने कमीशन के चक्कर में तो ये कर दिया, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं इतने शेयर्स खरीद नहीं पाऊंगा, आई वोंट बी एबल टू सब्सक्राइब फॉर सो मेनी नंबर ऑफ शेयर्स, तो गड़बड़ हो जाएगी अब तो, है ना? तो ये अंडरराइटर के पास क्या रेमेडी है? क्या वो कंपनी के पास जाके बोल सकता है कि मैं लालची हूँ, लालच के चक्कर में मैंने 30% लायबिलिटी ली, अब मेरी लायबिलिटी मुझे कम करके दो, ऐसा बोल सकता है? नहीं, कंपनी के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, कहानी खत्म। तो ये अंडरराइटर क्या करते हैं,
ठीक है, अपने दोस्तों से जाके मिलते हैं, दोस्त अंडररेटर्स, और उनको बोलते हैं कि भाई देख मैंने इस कंपनी का अंडरराइटिंग करके लिया है, 30% मेरी लाइबिलिटी है, क्या मेरी लाइबिलिटी आप शेयर करोगे? यानी अंडरराइटर, एक अंडरराइटर दूसरे अंडरराइटर को बोल रहा है क्या आप मेरी लाइबिलिटी शेयर करोगे? अंडरराइटर बोलते हैं ठीक है, हमें कमीशन दे, हम शेयर करने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कौन किसके साथ एंटर कर रहा है? ओ एब्सोल्युटली सॉरी, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कौन किसके साथ एंटर कर रहा है? एक अंडरराइटर दूसरे अंडरराइटर के साथ। तो जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अंडरराइटिंग दो अंडरराइटर्स के बीच में होती है तो उसको क्या कहते हैं? सब अंडरराइटिंग। क्या कहते हैं इसको? सब अंडर, जैसे सब ब्रोकर्स होता है वैसे इनको हम कहते हैं सब अंडरराइटर्स। ठीक है, ओके। अब ये सब अंडरराइटर का कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ है? प्रिंसिपल अंडरराइटर और सब अंडर, इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल अंडरराइटर, ये बड़ा वाला प्रिंसिपल, और ये छोटे छोटे वाले सब अंडरराइटर्स। ओके, तो सब अंडरराइटिंग का कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन द प्रिंसिपल अंडरराइटर एंड सब अंडरराइटर। ओके, तो इसमें कौन किसको कमीशन देगा? प्रिंसिपल अंडरराइटर, सब अंडरराइटर। लाइबिलिटी कौन खरीदेगा? सब अंडरराइटर्स। किससे? प्रिंसिपल अंडरराइटर्स। वेदर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सब अंडरराइटिंग हैज एनी रिलेशन विद द कंपनी। ओके, चलो इसको और समझने के लिए समझो, कल जाके ये सब अंडरराइटर्स लाइबिलिटी खरीदने से मना कर देते हैं और प्रिंसिपल अंडरराइटर को बोलते हैं नहीं हम नहीं खरीदेंगे लाइबिलिटी, तो क्या प्रिंसिपल अंडरराइटर इन सब अंडरराइटर के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है? यस। लेकिन फिर अगर ये प्रिंसिपल अंडरराइटर कंपनी को बोलता है भाई देखो मैंने तो सब अंडरराइटर अपॉइंट कर रखे थे, उन्होंने हम लाइबिलिटी लेने से मना कर दिया, अब आप उनके अगेंस्ट केस फाइल करो, तो whether company can sue the sub-underwriters for making good the liability? No, the privity of contract is not between the company and sub-underwriters. Can the sub-underwriter sue the company for commission? No, sub-underwriter commission किससे मांग सकते हैं? कंपनी से मांग नहीं सकते। सब-अंडरराइटर और कंपनी के बीच में कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं इफ A is equal to B, B is equal to C, इसका मतलब A is equal to C, यहाँ पे वैसे एप्लीकेबल होता नहीं है। आई बिलीव ये समझ में आ गया? पक्का? चलो वेरी गुड दोस्तों। सो अब सब अंडरराइटर का लायबिलिटी कैलकुलेट करना हम सीखेंगे या नहीं, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। आर वी गोइंग टू लर्न हाउ टू कैलकुलेट द लायबिलिटी? क्यों नहीं सीखेंगे? हमने सब्जेक्ट का नाम बोला नहीं, अपने सब्जेक्ट का नाम है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। हम किसका अकाउंटिंग सीखने वाले हैं? कंपनी का। कंपनी किसकी लायबिलिटी निकालेगी? प्रिंसिपल अंडर। कंपनी को कोई सब अंडर से मतलब, तो फिर बताया क्यों? थियरी में पूछता है when one underwriter appoints another underwriter, then such contract is known as the contract of single underwriting, joint underwriting, co-underwriting, sub underwriting. तो such contract is known as contract of sub underwriting. ठीक है? हाँ, कोई लिमिट नहीं है, जितने चाहे उतने अंडरराइटर्स अपॉइंट कर लो, आपकी मंशा है। अंडरराइटर्स के नहीं, यस बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये सारे प्रावधान जो है आप पढ़ने वाले हो, ठीक है, अंडरराइटर्स के बारे में डिटेल में। आपके पास एक सब्जेक्ट है ना सिक्योरिटीज लॉ का, ठीक है, उसमें हम बहुत ज्यादा चीजें पढ़ोगे, बहुत डिटेल में पढ़ोगे इसमें। ठीक है, यहाँ पे आर थिंग इज ओनली कैलकुलेशन का पार्ट अकाउंट्स में, ठीक है। पार्टनरशिप के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर इफ द अंडरराइटर्स आर पार्टनरशिप फर्म, देन इन दैट केस द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट विद द पार्टनर, द कॉन्ट्रैक्ट इज विद द फर्म। यस, तो फिर बाद में फर्म ये शेयर्स अपने अंडरराइटर्स के पार्टनर्स के बीच में कैसे बांटेगी, वो फर्म करेगी आंसर, वो हमें इससे कोई मतलब नहीं। ओके, और कोई क्वेरी? हो गया, चलो फाइन। सो अब देवी और सज्जनों, इसके कैलकुलेशन के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, कर ले डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व। को अंडरराइटिंग और सब अंडरराइटिंग दोनों भी एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ऑनलाइन वालों आपको भी क्लियर है? अरे ओ ऑनलाइन वालों, हाँ सर, जूम पे यानी सॉफ्टवेयर पे लेक्चर्स कब स्टार्ट होंगे? तो बता दे, सॉफ्टवेयर पे मंडे से लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं। फ्रॉम मंडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर लेक्चर्स इन आवर सॉफ्टवेयर। तो जिन्होंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किए हैं उनके पास कल और परसों, फ्राइडे और सैटरडे, 2 दिन का समय है। 2 दिन में ऑनलाइन वालों आप आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके लेना। संडे को कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए फोन नहीं उठाएगा, संडे को छुट्टी होती है, तो बहुत सारे बच्चे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करवाते, गड़बड़ होती है। हाँ, okay, so okay,
बोलते हैं ना, बकरा हलाल करने से पहले उसको पानी अच्छे से पानी खिलाया पिलाया जाता है। तो मजे कर लीजिएगा सैटरडे संडे। चलो, ए लिमिटेड इश्यूज, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने जो आपको नोट करना है। ए लिमिटेड इश्यूज 10,000 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100 एट पार। ओके, इशू कैसे हुआ है? पार प्रीमियम डिस्काउंट पार पे। मिस्टर ए एंड बी आर अपॉइंटेड एज अंडरराइटर्स विद इक्वल लायबिलिटी। अरे सुनियो, ठीक है, पहले रीड कर लेते हैं उसके बाद देखो, या पहले लिखना है? लिख दो, कोई बात नहीं। अभी तक का डिस्कशन मुश्किल लग रहा है या आसान है? चलो, बस रिवीजन करते रहना है रोज का रोज, नहीं तो चीजें एक्यूमुलेट होती जाएगी। और अपना सिलेबस ऐसी चीज है कि जहाँ पे एक बार शुरू हो जाता है तो जब तक खत्म नहीं होता तब तक चलते ही रहता है। रोज कुछ ना कुछ नया पढ़ते रहेंगे हम। हो गया लिख के? कर ले डिस्कशन। अब बताइए कितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे? 10,000। फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपया। इशू कैसे हुआ था? पार पे। एक है या दो है? यस, ये सिंगल अंडर राइटिंग का केस नहीं है। ये कौन सा केस है? ज्वाइंट अंडर राइटिंग, या इसी को हम क्या कहते हैं? को अंडर राइटिंग, या इसी को हम क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते हैं। हाँ। इसके अलावा कुछ नहीं, दो ही नाम है, ज्वाइंट नहीं तो को अंडर राइटिंग। ठीक है, सब अंडर राइटिंग नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सो मिस्टर ए और बी, इनको जो अपॉइंट किया गया, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट इंटर किए और इनका लाइबिलिटी कितना परसेंट फिक्स किया गया? हर एक अंडर राइटर का लाइबिलिटी, ये केस में इक्वल बोला है। इक्वल बोला है का मतलब दो ही अंडर राइटर है, तो 100% को इक्वली बांटेंगे तो कितना होगा? 50-50। तीन होते तो 33.33, 33.33। चार होते तो 25-25। तो 100 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अंडर राइटर्स करने का, जब भी आपको ऐसे दिया है कि लाइबिलिटी इक्वली बांटी है। ठीक है, चलो आगे आगे सुन लो। हमेशा लाइबिलिटी इक्वल होना जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई अंडर राइटर 20% लेगा, कोई अंडर राइटर 80%। तो क्वेश्चन रीड करते हो कि आपने आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद कमीशन हर एक का कितना परसेंट है? अब हर एक अंडर राइटर का कमीशन उसकी लाइबिलिटी पे कैलकुलेट होगा। हर एक अंडर राइटर का कमीशन उसके लाइबिलिटी। पब्लिक ने कितने शेयर्स खरीदे? 6,500। कितने शेयर्स इशू किए गए थे? पब्लिक ने कितने खरीदे? 6,500। तो बचे हुए शेयर्स किसको खरीदने हैं? दोनों को, ए और बी। ओके, कैलकुलेट लायबिलिटी एंड कमीशन। चलो, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन रीड करके। अब फॉर्मेट में होगा चेंज, थोड़ा थोड़ा चेंज है। ठीक है, सो हेडिंग कैलकुलेशन, ये क्वेश्चन हम साथ साथ सॉल्व करेंगे। हाँ, हम साथ साथ है। कैलकुलेशन ऑफ लायबिलिटी एंड कमीशन। सीरियल नंबर, पार्टिकुलर्स, और कौन कौन अंडर राइटर थे यहाँ पे? ए, बी और टोटल का कॉलम। 5-6 लाइंस का ही फॉर्मेट है, ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। अरे चूहा गिर गया यहाँ पे। चलो, सो दोस्तों, शुरुआत होगी सीरियल नंबर 1। कहां से शुरुआत होगी? ग्रॉस लाइबिलिटी
परसेंटेज में कितना परसेंटेज लिखेंगे हम? 50-50, 50-50, वेरी गुड। 50% ए की, 50% बी की, कुल मिला के 100%, 100% लाइबिलिटी है दोनों अंडरराइटर्स की मिला के। 100% लाइबिलिटी ग्रॉस लाइबिलिटी परसेंटेज में। अब सीरियल नंबर 2, ग्रॉस लाइबिलिटी शेयर्स में। ग्रॉस लाइबिलिटी शेयर्स में कितना शेयर्स में आएगी लाइबिलिटी? टोटल कितने शेयर्स इशू किए थे कंपनी ने? 10,000। 10,000 के 50%, 5,000 ए की लाइबिलिटी होगी, 5,000 बी की। ठीक है, सो कुल मिला के 10,000 शेयर्स इशू किए गए थे, 10,000 के 50-50। ग्रॉस लायबिलिटी शेयर्स के बाद लेस 10,000 ही किए थे ना देवी जी शो, है ना? लेस क्रेडिट फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। पब्लिक ने कितने शेयर्स खरीद लिए? क्रेडिट फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, पब्लिक ने कितने शेयर्स खरीदे थे? 6,000। तो 6,500 शेयर्स पब्लिक ने खरीदे थे, ये 6,500 शेयर्स बटेंगे कितना परसेंट? 50%, 50%। सो 6,500 के 50%, 3250, 3250, टोटल 6,000 आ गया यहां तक। अब ये आएगी दोनों की एक्चुअल लायबिलिटी। तो 5,000 माइनस 3250, दैट कम्स टू 1750, 1750। कुल मिला के कम्स टू 5,000, 3,500, 3,500। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब कमीशन, कमीशन का फॉर्मूला सीरियल नंबर 2 इंटू इशू प्राइस क्या है? 100 है, इंटू रेट ऑफ कमीशन कितना परसेंट है? सो अब हर एक की ग्रॉस लायबिलिटी, जैसे ए की ग्रॉस लायबिलिटी शेयर्स में कितने शेयर्स थी? 5,000। 5,000 शेयर्स इंटू 100 रुपीज इंटू 4%, सो दैट कम्स टू 20,000 कमीशन इनकी, 20,000 इनकी, कुल मिला के 40,000 दोनों। इजी, ओके। राम रंग जी, लड़की से पीट रहे हो? ठीक है, कोई बात नहीं। चलो हो गया, सभी का हो गया, कोई डाउट है? नहीं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, X Limited issues 15,000 shares of face value 10 at 20% premium. Mr. Salman and Mr. Vivek are appointed as underwriters with 40% and 60% liability respectively and 3% commission. Public subscription is for 9,500 shares. You are requested to calculate the liability and commission. Partial या complete वाला केस है? ऐसे सलमान और विवेक कोई भी कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन ठीक है, यहाँ पे दोनों का ओके 40 प्लस 60 कितना हो रहा है? 100%। तो ये केस है कंप्लीट वाला है, कर लीजिएगा नोट और सॉल्व भी। अब ये तो आपको आराम से आ जाएगा।
ऑनलाइन वालों कुछ क्वेरीज है तो पूछते रहिए। कमीशन रिपीट करना है बेटा। कमीशन का कैलकुलेशन जो होता है वो ग्रॉस लायबिलिटी पे होता है साकेत जी। तो ग्रॉस लायबिलिटी प्रीवियस क्वेश्चन में आपको हर एक अंडरराइटर की देखनी थी। सो हर एक अंडरराइटर की ग्रॉस लायबिलिटी 5000 शेयर्स की थी, इनटू इश्यू प्राइस जो थी वो 100 रुपीज थी, इनटू रेट ऑफ कमीशन जितना भी है, इससे मल्टीप्लाई करके आप हर एक का कमीशन इंडिविजुअली कैलकुलेट कर सकते हो। ओके और एक कमीशन अखिल जी ने पूछा था, सर अगर अंडरराइटर को हम कमीशन देते हैं, ठीक है, जैसे 3% ईच कमीशन देते हैं, तो 3% ऐसे मिला के 6% नहीं हो रहा है कमीशन। आप हर एक अंडरराइटर को 3% उसकी लाइबिलिटी पे दे रहे हो, टोटल लाइबिलिटी पे नहीं। तो ये 6% नहीं होता है बेटा, 3% ही रहता है। और किसी को कुछ क्वेरीज? चलो कोई क्वेरी नहीं है, बहुत ही बढ़िया। बहुत खूब। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, सलमान, विवेक और टोटल, ऐसे कॉलम बनेंगे कैलकुलेशन ऑफ लायबिलिटी एंड कमीशन में। क्वेश्चन चाहिए? देख लीजिए क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन के सामने। हो गया, कमीशन पे डाउट है, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाते हैं। सलमान जी की लाइबिलिटी और कमीशन 22,200 इज लाइबिलिटी एंड 2160 इज कमीशन। और विवेक जी की 3,300 और 3240। ये जवाब हर्षिल मौर्य जी ने भी दिया है। चलो बाकी लोगों के भी आंसर्स आ जाएंगे धीरे धीरे। ओके, सो शैल वी स्टार्ट विद द डिस्कशन, द कैलकुलेशन। चलो ग्रॉस लायबिलिटी परसेंटेज में कितना परसेंटेज लायबिलिटी है? 40% सलमान की, 60% विवेक की, कुल मिला के 100%। ओके, ग्रॉस लायबिलिटी शेयर्स में कितने शेयर्स इशू किए थे कंपनी ने? 15,000। 15,000 के 40%, सो दैट कम्स टू
6,000 सलमान की, 15,000 के 60%, दैट कम्स टू 9,000 विवेक की, है ना। सो कुल मिला के 15,000 शेयर्स की लायबिलिटी थी। सलमान और विवेक दोनों ने मिलके 100% लायबिलिटी अंडरटेक की है। अब पब्लिक ने इसमें से कितने शेयर्स खरीदे? पब्लिक ने 9,000 शेयर्स खरीदे। अब 9,000 शेयर्स का क्रेडिट कैसे दें? 9,500, ओके। 9,500 शेयर्स का क्रेडिट कैसे देंगे? 40% और 9,500 के 60%, तो 40% कितना आता है? 40% आता है 3,800 और 60% कितना आएगा? तो कुल मिला के 9,000। अब एक्चुअल लायबिलिटी शेयर्स में कितनी आ गई? 2,200, 3,300, ये आ गया। अब कमीशन कैलकुलेट करने के लिए सीरियल नंबर 2 इंटू इशू प्राइस 12 इंटू रेट ऑफ कमीशन, so this comes to 2,000, देन देखो दोनों का कमीशन है, यहाँ पे अलग अलग आएगा, दोनों की लायबिलिटी भी अलग अलग आई। रीजन बिंग दोनों का लायबिलिटी का परसेंटेज अलग था, तो दोनों का कमीशन भी अलग है। आई बिलीव ये समझा है सबको। सो टोटल कितना आ गया कमीशन? 5,400 इज द अमाउंट ऑफ कमीशन। ओके, सो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए हो जाए। ओके, होमवर्क क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रस्तुत किया जाए। ऑनलाइन वालों कोई क्वेरी है तो पूछ लेना, नहीं है तो होमवर्क क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। होमवर्क क्वेश्चन ये रहा। A Limited issues 40,000 shares of face value ₹10 at 10% premium. Mr. Virat, Dhoni and Rohit are appointed as underwriters with liability of 30, 40 and 20 respectively. अब बताइए कंप्लीट वाला केस है या पार्शल वाला? 30, 40, 20 पार्शल वाला, और 5% कमीशन ऑन नॉमिनल वैल्यू। दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कमीशन इशू प्राइस पे कैलकुलेट करना है या फेस वैल्यू? Public subscription is for 30,000 shares. You are requested to calculate the liability and commission. This is your homework question. ये सभी लोग करके आएंगे, आओगे? वेरी गुड। चलो, सो फोटो निकालना है, फोटो निकालिएगा, कॉपी करना है, कॉपी कीजिएगा, जैसे आपको अच्छा लगता है। ऑनलाइन वालों आप लोगों के लिए भी ये होमवर्क है, सभी लोगों ने होमवर्क करके आना है, कल कोई एक्सक्यूज नहीं देगा। चलो, यस, कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। ओके,